माइक्रोफोन बंद रख के बंद कर दो। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी को एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सबसे पहले बच्चों हम लोगों को स्टार्ट करना है कि फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स के, और उन्हीं में होता है ये। बट कुछ अदर ग्रीन प्लांट्स भी होता है, जैसे सपोज हर्बेशियस हर्ब होता है कोई, उसमें भी होता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आप लिख लेना फोटोसिंथेसिस photosynthesis occurs in green leaves of plants। तो हमेशा याद रखना है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें लिख लेना आप यहाँ पे अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द plants such as herbaceous stem। हर्बेशियस स्टेम मतलब जो हर्ब होता है, और उसका स्टेम जो है वो भी ग्रीनिश होता है। तो बच्चों उसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस होता है। और या अगर हम लोग जाके देखें अनराइप फ्रूट्स जैसे होता है, लेकिन वो अनराइप फ्रूट्स का कैसा कलर होना चाहिए? ग्रीन कलर होना चाहिए, ग्रीन फ्रूट्स। जैसे आप लोग लिख सकते हैं जैसे ग्रीन चिली होता है। और बच्चों जैसे टोमेटोज वो पहले ग्रीन होता है, तो उन ग्रीन टोमेटोज में भी जो है फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? तो अब आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस तो मेनली ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, और लेकिन कुछ अगर ग्रीनिश पार्ट होंगे प्लांट्स के, जैसे मैंने अभी बताया था आपका हर्ब का स्टेम होगा, तो या कुछ अनराइप फ्रूट्स होंगे, तो याद रख लेना उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। तो अब जो ये लीव्स है या जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, तो इनके अंदर अब फोटोसिंथेसिस एक सेल ऑर्गेनल होता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लिखो इन इन ग्रीन लीव्स, और अदर green parts of plants, photosynthesis occurs inside chloroplast। तो अब बच्चों याद रख लेना, तो ग्रीन लीव्स के अंदर जो या कोई सा भी ग्रीन पार्ट्स होगा प्लांट का, तो उनका फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट occurs inside the chloroplast of plant leaf cell। या प्लांट सेल लिख लेना, और या प्लांट सेल लिख लेना, बिकॉज हमने पहले ही लीव्स लिखा, अदर ग्रीन पार्ट्स लिखा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो थोड़ा सा मुझे हमें सेल बायोलॉजी में भी पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट को। यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें लिख लेना क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल एनवलप्ड
chloroplast is a double enveloped cell membrane. Chloroplast is a double enveloped cell membrane that is covered by outer and inner membrane. तो अब आपको याद रखना है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये एक सेल ऑर्गेनल होता है और सेल ऑर्गेनल जो है कैसा है, ये डबल एनवलप और इसके कितने मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन थे? दो मेम्ब्रेन। और वहां पे भी बाहर वाला था आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला क्या था, इनर मेम्ब्रेन। तो अब आपको याद रखना है और ये सेल बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल डबल एनवलप होता है। तो फिलहाल आप लोगों को पता चला एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स a membranous chloroplast contains a membranous system and लिख लेना contains a membranous system and a fluid stroma and a fluid stroma। तो इसमें लिख लेना membranous system is made up of membranous structures और that is, एक तो बच्चों याद रख लेना ग्राना लेमेली और एक याद रख लेना आप लोग स्ट्रोमा लेमेली। मैं आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ, फिलहाल आप लोग समझते रहना ये और डायग्राम से फिर 100% समझ आ जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक मेम्ब्रेनियस सिस्टम में और एक फ्लूइड स्ट्रोमा में। तो अब ये जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है इसमें आएगा ग्राना लेमेली और इसमें आएगा स्ट्रोमा लेमेली। इज दिस क्लियर? तो अब देख लो बच्चों, ये ग्राना लेमेली जो है यहाँ पे लिख लेना ग्राना या ग्रानम लिख लेना। ग्रानम इज अ collection of membranes known as thylakoid membranes. Granum is a collection of membranes known as thylakoid membranes. और बच्चों ये स्ट्रोमा लेमेली जो है वो मेम्ब्रेन होगा और जो दो ग्राना को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। Are you done with this? No, sir. सर लास्ट लाइन में मेम्ब्रेन्स के बाद ये क्या है? हाँ, ग्राना इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स नोन एज KNOWN known as, ये वाला यहाँ पे known as thylakoid membranes. Are you done with this? No, sir. 2 minutes.
Finish, sir. तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द membranous structures that connects the grana are called as. Hello, sir. Yes. सर आप थोड़ा पीछे जाइए ना, हम लोग नहीं are called as stroma lamellae, या उनको आप लोग लिख लेना are called as stroma lamellae. जाइए ना। अच्छा, आपको ये बैक जाऊं मैं? आप मुझे ही कह रहे थे ना प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए? हाँ सर। अजमल हो गया? थोड़ा बाकी है सर। अब बच्चों बता दो मुझे इन सेल ऑर्गेनल का नाम जहां में फोटोसिंथेसिस होता है। What is the name of that cell organelle? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट में एक ही मेम्ब्रेन होता है या दो मेम्ब्रेन होता है? दो मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होगा, और प्लस फिर अंदर से उसमें और मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक का नाम है ग्राना लैमेली, दूसरा का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। तो ग्राना लैमेली में थाइलोकाइड मेम्ब्रेन होता है, और जो स्ट्रोमा लैमेली जो है वो कनेक्ट करता है ग्राना को एक दूसरे के साथ। कंटिन्यू सर। हो गया ये? सर। हाँ, तो the membranous structures that connects the grana are called as stroma lamellae, और यहाँ पे लिख लेना the fluid filled ground substance of chloroplast inner to the two membranes is called as stroma. चलो मैं आप लोगों को पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, और फिर हम लोग जाएंगे इसके बाकी चीजों पे जो हमें देखना है। तो बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लूंगा मैं इधर, और ये क्लोरोप्लास्ट के यहाँ में सपोज दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन है, और एक मेम्ब्रेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। तो बच्चों इस मेम्ब्रेन में अब यहाँ में कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम थाइलोकाइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और वो ना एक जगह जमा हो जाता है, और वो एक जगह जमा होके एक एक्युमुलेशन, एक एग्रीगेशन बनाते हैं। तो ये एग्रीगेशन का जो नाम है इसका नाम ग्राना कहते हैं, और जो ये मेम्ब्रेन्स है इनको कहते हैं थाइलोकाइड मेम्ब्रेन। तो इसी तरीके से सपोज यहाँ में ग्राना आया, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन आया, और ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जमा हो रहा है, और ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जमा होके यहाँ में
एक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक फंक्शनल यूनिट बना रहा है, और उसको हम लोग कहते हैं ग्राना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से कुछ मेम्ब्रेन्स आएंगे और जो इन दो ग्राना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो ये मेम्ब्रेन होगा जो इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमल लेमेली, और जो इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा ये होता है स्ट्रोमल लेमेली, और सपोज जो इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा वो होगा स्ट्रोमल लेमेली, और ये अगर सपोज इसके साथ कनेक्टेड रहेगा और इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोमल लेमेली। तो और प्लस जो ये मैट्रिक्स बचा, और जिसमें ये फ्लूइड मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को कहा, वो ये फ्लूइड मैट्रिक्स का जो नाम देंगे हम, और इसको हम नाम देंगे स्ट्रोमा, एंड दिस इज द स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट रहता है? सबसे पहले जब ये क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज को ये स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, तो हम लोग लेंगे कि यहाँ में ये स्टार्च है और जो इसने स्टोर किया है। तो बच्चों जब इसमें काफी ज्यादा ग्लूकोज वगैरह भी बनता है, तो ये ग्लूकोज को जो है ये कन्वर्ट कर सकता है लिपिड में भी, और फिर जाके यहाँ में मान लेंगे हम ये लिपिड का ड्रॉपलेट है, और इस क्लोरोप्लास्ट में अपना राइबोसोम होता है, तो मान लें हम ये राइबोसोम का चेन है इधर, और 70th राइबोसोम में आगे आप लोगों को सेल बायोलॉजी में सिखाऊंगा। तो अब देख लो आप इधर ये वाला जो मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और बच्चों जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, यू पीपल नो कि इसका नाम जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, और जो ये वाला है इसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रोमा, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ग्राना कहेंगे, या एक को ग्राना कहेंगे और बहुत सारों, एक को ग्रानम कहेंगे और बहुत सारों को ग्राना कहेंगे। और बच्चों ये वाला जो मेम्ब्रेन है जो इन ग्राना को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा लेमेली बताया था इनको कहते हैं? कौन सा लेमेली बताया था इनको कहते हैं? स्ट्रोमा लेमेली। वेरी गुड, स्ट्रोमा लेमेली। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रोमा हो गया। और ये और जो इस ग्राना का जो ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, जरा बता दो इस ग्राना का ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को क्या कहता है? थाइलाकॉइड। वेरी गुड, इसको थाइलाकॉइड कहेंगे या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी कहेंगे हम इसे। और जो ये वाला है ये स्टार्च का ग्रेन्यूल है जो उसने स्टोर करके रखा है, और बच्चों ये वाला जो है लिपिड का यहाँ में सिंथेसिस हुआ है, और ये कहेंगे हम ये लिपिड ड्रॉपलेट। और दिस इज द लिपिड ड्रॉपलेट है, और ये इसका राइबोसोम है। तो फिलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है एनसीईआरटी से, और आगे जब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको मैं और सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देख लो यहाँ पे जो ये ग्राना है, स्ट्रोमा लेमेली है, इसमें फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन, और जो ये स्ट्रोमा है इसमें होता है डार्क रिएक्शन। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, और जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन है वो इसमें इनमें होता है, और बच्चों जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। आर यू डन विद दिस?
हो गया ये? Yes, sir. तो अब देख लो आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आप इसके बाद फोटोसिंथेसिस photosynthesis comprises light reaction, और बच्चों दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन। photosynthesis comprises light reaction and dark reaction। देखो इसमें इन light reaction ATP and NADPH are produced। जो आप लोगों को सीखना है आगे। अब जो ये लाइट रिएक्शन है इसमें NADPH प्रोड्यूस होता है और ATP प्रोड्यूस होता है, और लेकिन जो डार्क रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। while as in dark reaction ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज इज synthesized by the reduction of carbon dioxide। ये आपको दोनों अभी मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, और ये आपको आगे सीखना है। इसी का यही चीजें जो मैं अभी आपको शॉर्ट करके सिखा रहा हूँ, और इन्हीं का हमने एक्सप्लेनेशन जानना है, और ताकि हमें और ज्यादा पता चल जाए। अब बताओ फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्शंस हैं? आप एक का ना अबू हैदर, अब बंद कर लो ये अपना माइक्रोफोन। अब फोटोसिंथेसिस का दो फेजेस में कंप्लीशन होगा, एक को लाइट रिएक्शन कहते हैं, एक को डार्क रिएक्शन कहते हैं। और लाइट रिएक्शन के लिए लाइट बहुत जरूरी है, और एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। और बच्चों जो डार्क रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज का रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कराया जाता है, और ताकि ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाए। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को लेके ही। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि दिस इज द क्लोरोप्लास्ट है, या चलो मैं दो मेम्ब्रेन ही दिखाऊंगा, और ये क्लोरोप्लास्ट का सपोज ये एक मेम्ब्रेन है इधर, और ये अभी मैंने आपको दिखाया कि ये क्लोरोप्लास्ट का यहाँ में दूसरा मेम्ब्रेन है। तो बच्चों अब मैं यहाँ में एक ग्राना दिखाऊंगा। तो ग्राना का आप लोगों को कहा था मैंने कि उसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, तो ये मानेंगे हम ग्राना, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ में हम लोग ग्राना ही कंसिडर करेंगे। देखो बच्चों अब यहाँ से मैं सनलाइट लूंगा, और ये मैं कहूंगा कि दिस इज द सन या, और इस सन से अब लाइट आ रहा है, और वो लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। तो अब यहाँ से लाइट आएगा, और वो लाइट जो है पिगमेंट्स पे पड़ेगा, और बच्चों वो पिगमेंट जो है वो इस ग्राना के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ में जो रिएक्शन होगा, जरा बता दो मुझे ग्राना में जो ग्राना है और ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है, और बच्चों स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, और इसका नाम जो है ये दूंगा मैं कि ये ग्रानम है। ठीक है। अब ये लाइट रिएक्शन से हमें दो चीजें प्रोड्यूस होता है।
तो बच्चों एक ये लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करके देता है एटीपी और एक ये लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करके देता है एनएडीपीएच, जो आपको सीखना है आगे। तो अब हम लोग लेंगे कि ये वाला जो है ये स्ट्रोमा है और इस स्ट्रोमा में एक साइकिल होता है और जिसका नाम है C3 साइकिल, और यहाँ में जो रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन का नाम हम लोग देंगे डार्क रिएक्शन। और जिस जगह में डार्क रिएक्शन होगा बच्चों, जरा कौन सा क्लोरोप्लास्ट के हिस्से में डार्क रिएक्शन होगा, कौन सा हिस्से के क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो अब देखो ये डार्क रिएक्शन जो है, जो इस लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ यूज होगा और जो यहाँ NADPH प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ यूज होगा। और जब यहाँ पे ये यूज होगा ये एटीपी अब कन्वर्ट होगा इधर में एडीपी में, और ये NADH जो है ये कन्वर्ट होगा यहाँ में NADPH में। तो दैट मीन्स ये एटीपी यूज हुआ इधर, एटीपी यूज होकर किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में, और NADPH जब यूज होगा किस में कन्वर्ट होगा, NADP पॉजिटिव में, और ये वापस फिर यहाँ पे यूज होगा और ये या वापस यहाँ पे यूज होगा। बच्चों क्रेब साइकिल में NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ था या क्रेब साइकिल में NADH प्रोड्यूस हुआ था, क्रेब साइकिल में NADH प्रोड्यूस हुआ था या क्रेब साइकिल में NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ था, NADH प्रोड्यूस हुआ था, है ना। और ये क्रेब साइकिल का NADH जरा बता दो किसके पास गया था, ETC के पास, और जब इसने ETC को इलेक्ट्रॉन दिया तो ETC में ये किस में कन्वर्ट हो गया, NAD पॉजिटिव में। अब बताओ ये क्रेब्स साइकिल जो है इसने NADH प्रोड्यूस किया और लेकिन ये NAD पॉजिटिव क्रेब्स साइकिल में यूज होगा, तो लेकिन ये NADH को रिजनरेट किया NAD पॉजिटिव में ETC ने। तो साइमल्टेनियसली ये मान लो कि क्रेब्स साइकिल को आप इधर रख लो, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन ATP बना रहा है, NADPH बना रहा है, और ये जाएगा डार्क रिएक्शन में जैसे ये गया था ETC में, और वहां वापस बनेगा ADP, वहां वापस बनेगा NAD पॉजिटिव, और फिर जाके ये वापस जाएगा इधर और यूज होगा दोबारा क्रेब साइकिल, और ये वापस जाएगा लाइट यूज होगा लाइट रिएक्शन में, जो आप लोगों को आगे सीखना है। अब NAD पॉजिटिव, NADH और NADP में फर्क क्या है, NADP में फॉस्फेट होता है, तो बच्चों NADH में फॉस्फेट नहीं होता है। तो यहाँ में निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ में कहेंगे निकोटिन एडेनिन, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बिकॉज इसमें फॉस्फेट जुड़ा है, इसमें फॉस्फेट नहीं होता है। बाकी नाम सेम रहेगा, खाली फॉस्फेट का एडिशन हो गया इसमें, और तभी हम इसको लिखते हैं NADPH। इज दिस क्लियर? और यहाँ पे फिगर जो है नीचे लिख लेना, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बता दो मुझे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, क्या लाइट रिएक्शन होता है अब मेम्ब्रेनियस सिस्टम में या लाइट रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, जो लाइट रिएक्शन अब होगा मेम्ब्रेनियस सिस्टम में या स्ट्रोमा में। अरे अभी लिखा है ये ग्राना क्या मेम्ब्रेनियस सिस्टम का पार्ट था या ये ग्राना स्ट्रोमा का पार्ट था, मेम्ब्रेनियस सिस्टम का। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन मेम्ब्रेनियस सिस्टम, और बच्चों मेम्ब्रेनियस सिस्टम का या हमें ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, जैसे ये वाला था थाइलिकॉइड ग्राना, और या जो ये लेमेली है स्ट्रोमा लेमेली वगैरह होता है।
Light reaction of photosynthesis occurs in membranous structure and dark reaction occurs in fluid stroma. And dark reaction occurs in fluid stroma. तो ये पॉइंट फिलहाल आप लोग याद रखना है, लेकिन हमें अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन सीखना है। ये हम लोगों का मेन टॉपिक है आगे जो हमें कवर करना है, और इनको हमें डीप में सीखना है। तो जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस सुना था पहले, फिर ग्लाइकोलाइसिस डीप में सीखा था। जैसे हमने क्रेब्स साइकिल सीखा था पहले, और फिर जाके उसको बड़ा अच्छे से इलाबोरेट किया। जैसे हम ईटीसी सुनते थे और फिर ईटीसी का इलाबोरेशन करा, तो वैसे ही यहाँ पे लाइट रिएक्शन पढ़ना है और डार्क रिएक्शन पढ़ना है। अब बताओ मुझे कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पार्ट्स या नॉन ग्रीन पार्ट्स? ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन। तो बच्चों ग्रीन पार्ट के सेल्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कितना हिस्सा है? एक मेम्ब्रेनियस सिस्टम और दूसरा क्या है? फ्लूइड फ्लूइड स्ट्रोमा। तो अब बता दो इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम में कौन सा रिएक्शन होगा? इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम में कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। और जो ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क रिएक्शन। बच्चों लाइट रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करके देता है? एटीपी एंड एटीपीएच। NADPH। और डार्क रिएक्शन में वो क्या प्रोड्यूस होता है या यूज होता है? एटीपी एंड एटीपीएच यूज होता है। और जब ये यूज होगा ना, तो इस डार्क रिएक्शन में क्या आएगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ पे आप लोग ये चीज ऐड कर देना, और यहाँ पे लिख लेना कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और यहाँ पे याद रख लेना ये, या ग्लूकोज का ब्रैकेट में शुगर लिख। तो यहाँ सनलाइट ट्रैप हो रहा है एटीपी में, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यही बताया था मैंने, लाइट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी और NADH। और डार्क रिएक्शन में किसका रिडक्शन होता है? CO2 का। और क्या बनता है? ग्लूकोज। तो यहाँ पे CO2 आएगा और निकल आएगा ग्लूकोज। सो ये आप ऐड कर देना, इसमें CO2 आएगा और ग्लूकोज निकल आएगा डार्क रिएक्शन से, और जो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो अब हमने नेक्स्ट देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का जो है इस सेल्स में, प्लांट के सेल में कैसा अलाइनमेंट होता है। तो आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। Alignment in photosynthesis in chloroplast. So इसमें लिख लेना अब यहाँ में to get the optimum quantity of light, to get the optimum quantity of incident light, मतलब incoming light। इंसिडेंट लाइट मतलब इनकमिंग लाइट जो आ रहा है, सन से आ रहा है। To get the optimum quantity of incident light, the chloroplast align themselves align themselves differently
differently along the walls of mesophyll cells. To get the optimum quantity of incident light, incoming light, the chloroplasts align themselves differently along the walls of mesophyll cells in leaves. बच्चों, क्लोरोप्लास्ट पे लाइट अच्छा पड़ना चाहिए, और जब क्लोरोप्लास्ट पे लाइट अच्छा पड़ेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस में जो है प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगा। तो अब अगर लाइट का कभी सुबह जो है जब लाइट आएगा और फिर उसका डायरेक्शन एक होगा, लेकिन जब दोपहर में वो लाइट आएगा थोड़ा डायरेक्शन उसका दूसरा होगा, और जब शाम का लाइट आएगा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो लाइट के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट भी जो है अपना जो है ओरिएंटेशन करता है। तो अब हमें देखना है कि वो अलाइनमेंट क्लोरोप्लास्ट का कितने तरह का है, और जो लाइट, ताकि उसको लाइट जो है एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट मिल जाए। तो आप लोग इसमें लिख लेना पहला वाला कॉलम में टाइप ऑफ अलाइनमेंट, और दूसरे कॉलम में लिख लेना कंडीशन ऑफ लाइट। और यहाँ पे लिख लेना टाइप ऑफ अलाइनमेंट, कंडीशन ऑफ लाइट, और यहाँ पे लिख लेना है अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Alignment of chloroplast with respect to light. तो ये तीन चीजें जो है हमें यहाँ पे फिल करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो टाइप ऑफ अलाइनमेंट लेंगे, और वो टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऑफ पेरिस्ट्रोप लिख लेना। और पेरिस्ट्रोप में कंडीशन ऑफ लाइट जो है वो होगा हाई इंटेंसिटी लाइट। और जब लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो क्लोरोप्लास्ट जो है अपने आप को अलाइन करता है पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। सो क्लोरोप्लास्ट are aligned parallel to incident light। और अभी आपको डायग्राम से ये समझ आएगा। तो फिलहाल आप लोग को दो चीजों पे फोकस रखना है। जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट को हम लोग, अलाइनमेंट को हम लोग पेरिस्ट्रोप कहते हैं। और जो दूसरा वाला जो याद रखना है आपको, वो आपको एपिस्ट्रोप लिखना है। और बच्चों, एपिस्ट्रोप में आप लोग लिख लेना जब लाइट का इंटेंसिटी जो है लो होगा, लो लाइट इंटेंसिटी। और इसमें लिख लेना क्लोरोप्लास्ट are aligned perpendicular to incident light। perpendicular to incident light। और तीसरा वाला जो होगा और बच्चों उसको लिख लेना आप एपिस्ट्रोप।
और एपिस्ट्रॉफ में लिख लेना मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। और यहाँ पे लिख लेना क्लोरोप्लास और लाइट randomly to incident light। अब बता दो जब लाइट का इंटेंसिटी हाई होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? जो जब लाइट का इंटेंसिटी हाई होगा क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? पेरिस्ट्रोप कहेंगे। और जब लो लाइट होगा तो क्या कहेंगे अरेंजमेंट को? एपिस्ट्रोप। और जब मॉडरेट लाइट होगा तो क्या कहेंगे? एपिस्ट्रोप कहेंगे। Are you done with this? ये हो गया? सर सर हाँ जी। आप हमारे पूरा बुटानी पर्सन पढ़ाएंगे क्या? देखते हैं आगे आगे जितना हो क्या हो, मतलब पढ़ाना तो पड़ेगा ही जितना, मतलब पूरा बॉटनी जो है आप लोगों को तो महेश सर भी पढ़ाता है ना शायद? यस सर। हाँ तो महेश सर भी पढ़ाएंगे। यस सर। महेश सर भी पढ़ाएंगे तो मैं भी पढ़ाऊंगा। तो महेश सर तो अभी बदरपुर में है या अभी नहीं है वो उधर? अभी नहीं है। हाँ तो बस वो आएंगे। वो आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? एनाटॉमी कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा कर दिए एनाटॉमी कंप्लीट है? यस सर। तो बस ठीक है, वो भी पढ़ाते रहेंगे और मैं भी पढ़ाते रहूंगा। ओके सर। हाँ तो अब देखो बच्चों इधर में यहाँ मैं आप लोगों को 3 तरह का अरेंजमेंट बता दूंगा डायग्रामेटिकली। तो अब यहाँ पे सपोज अगर हम लोग ये मैं मेसोफिल सेल दूंगा प्लांट लीफ का, और ये इसका बगल वाला और एक सेल है मेसोफिल सेल। तो फिलहाल हम लोग एक को कंप्लीट बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ में दूसरा मेसोफिल सेल में और एक क्लोरोफिल का अरेंजमेंट बता दें। और ये है क्लोरोफिल का अरेंजमेंट, और ये मैं एक और मेसोफिल सेल बनाऊंगा और उस मेसोफिल सेल में हम लोग अब तीसरा अरेंजमेंट बता देंगे जिसका नाम था एपास्ट्रोम। और ये इसका बगल वाला मिल है। जरा ये बता दो मुझे ये कौन से सेल्स है इधर? व्हाट आर दीज सेल्स है? मेसोफिल सेल्स। तो बच्चों अब अगर लाइट आ रहा है और ये लाइट का इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे लाइट है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मैं इंटेंसिटी जो है वो लो लूंगा, और बच्चों यहाँ में मैं इंटेंसिटी जो है थोड़ा मॉडरेट लूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा मैं हाई इंटेंस लाइट, या हाई लाइट लिखूंगा या हाई इंटेंस लाइट, और यहाँ मैं लिखूंगा लो लाइट, और बच्चों यहाँ मैं लिखूंगा मॉडरेट लाइट। जरा आप लोग लाइट के क्वालिटी से ही बता दो ये कौन सा अरेंजमेंट होगा इधर में। अगर मैंने ऊपर हाईलाइट लिखा, जरा कौन सा अरेंजमेंट लिखूंगा मैं क्लोरोप्लास्ट का नीचे? पेरास्ट्रोफ। वेरी गुड, पेरिस्ट्रोप। और बच्चों अगर लाइट का इंटेंसिटी लो है तो कौन सा क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होगा? एपिस्ट्रोफ। वेरी गुड, एपिस्ट्रोप। और अगर मॉडरेट होगा तो क्या होगा? एपिस्ट्रोफ। एपिस्ट्रोप। गुड। तो अब देखो क्लोरोप्लास्ट का जब लाइट ज्यादा होगा तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना
ये यहाँ में लाइट के पैरेलल रहेंगे ऐसे। ये लाइट रिएक्शन है और ये क्लोरोप्लास्ट भी लाइट रेज है और ये भी पैरेलल रहेंगे। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये मेसोफिल सेल का वॉल था और इसमें लाइट रेज के पैरेलल रहेंगे। अगर लाइट लो है तो क्लोरोप्लास्ट इसके वॉल पे आएगा और बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा टू द रेज ऑफ द लाइट। और अगर यहाँ में देखेंगे तो रैंडमली अरेंज होगा क्लोरोप्लास्ट। अब बता दो बच्चों, अगर ये मेसोफिल सेल है, जरा ये बता दो व्हाट इज दिस हियर, व्हाट इज दिस हियर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और ये भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो जब रेज का पैरेलल रहेगा तो पेरिस्ट्रोम, और जब परपेंडिकुलर रहेगा एपिस्ट्रोम, और जब रैंडमली रहेगा तो उसको कहते हैं एपिस्ट्रोम। अब जरा कर लो आप सॉल्व दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं। तो यहाँ पे लिख लेना when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls। जरा बच्चों कब होगा ये पैरेलल टू द वॉल्स? किस लाइट में होगा पैरेलल टू द वॉल्स? लो लाइट में या हाई लाइट में या मॉडरेट लाइट में? हाईलाइट। वेरी गुड, हाई लाइट। हाई लाइट इंटेंसिटी। और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? पेरास्ट्रोफ। पेरास्ट्रोफ में। और इसी तरीके से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी वहां पे एनसीईआरटी में मेंशन है कि when do you think chloroplast will be perpendicular to the incident light? इंसिडेंट लाइट होता है मतलब आने वाला लाइट जो आ रहा है। जरा बच्चों कब होगा परपेंडिकुलर? लाइट का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, लो या हाई? लो लाइट इंटेंसिटी। और लो लाइट इंटेंसिटी में हम लोग एपिस्ट्रोफ कहे थे आपको कि क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट को कहेंगे। Is this clear? Yes sir. So this was regarding the alignment of the types of alignment in the chloroplast. अगर लाइट जो है हाई होगा इंटेंस, पैरेलल रहता है टू द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। अगर लाइट लो होगा तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा ताकि लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करे। और अगर मॉडरेट होगा तो रैंडमली अरेंजमेंट होगा। तो मॉडरेट में रैंडम होता है, लो में परपेंडिकुलर होता है और हाई में पैरेलल अरेंजमेंट होता है। सो नेक्स्ट वन जो है यू कैन राइट देयर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये वाला टॉपिक जो है खत्म हो गया जो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट था। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। The last सर थोड़ा पीछे लीजिए, सर थोड़ा पीछे लीजिए। आप लोग मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? बच्चों
बच्चों मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप या नहीं? जरा किस बच्चे ने रेस्पिरेशन का सारा क्वेश्चन मॉड्यूल से सॉल्व किया? कोई बच्चा ऐसा है आप लोगों में से? आप लोगों को मॉड्यूल तो मिला है ना बच्चों? मॉड्यूल मिला है या नहीं मिला है? मुझे मिला नहीं। तो वो तो ले लेना, मॉड्यूल को ले लो और उसमें जितना भी क्वेश्चन है और वो सॉल्व कर लो। और आप लोगों का पढ़ना है, एनसीईआरटी रिवाइज करना है और प्लस मॉड्यूल में जितना भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करना है। नो डाउट डीपीबी भी मिलता जाएगा, लेकिन मॉड्यूल का भी चैप्टर में जितना क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करना है। और देखो आप लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगेगा। हाँ डन सर। हाँ, चलो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। Pigments involved in photosynthesis. So इसमें लिख लेना plant pigments provides color to leaves. Plant pigments provides color to leaves, and the color of leaves is not only due to single pigment. It's not only due to single pigment. Plant pigments provides color to leaves, and the color of leaves is not only due to single pigment, but the color of leaves is due to four pigments. Such as, तो बच्चों सबसे पहला वाला पिगमेंट जो है वो लिख लेना वहां में क्लोरोफिल है, और यहाँ हम इसको शॉर्टली क्लोरोफिल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है यू कैन राइट देयर क्लोरोफिल बी, और यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा यहाँ डैश ए, और यहाँ पे होगा क्लोरोफिल बी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना क्लोरोफिल बी, ये यहाँ में डैश है। और तीसरा जो है वो लिख लेना आप ज़ेंथोफिल्स। और बच्चों चौथा वाला जो है वो लिख लेना कैरोटीन। क्या आप प्लांट लीफ का कलर एक ही पिगमेंट से होता है या चार पिगमेंट से? चार पिगमेंट। चार पिगमेंट से होता है। तो वो चार पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड वो है द कैरोटीन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप the separation of colored compounds. The separation of colored compounds is called as chromatography. The separation of colored compound is called as chromatography, and the colored plant pigments
and the colored plant pigments are also separated by chromatography. Clear? तो इसमें आप लोग लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, according to chromatographic separation, the color of leaves is due to, बच्चों कितने पिगमेंट की वजह से, 1 पिगमेंट की वजह से या 4 पिगमेंट्स की वजह से? 4 पिगमेंट्स की वजह से. The separation of colored compound is called as chromatography, and the colored plant pigments are also separated by chromatography. So according to chromatographic separation, the color of leaves is due to 4 pigments. और जो मैंने आप लोगों को ऊपर मेंशन करे हुए हैं as mentioned above. और इसमें लिख लेना आप the picture of colored compounds. The picture of colored compounds obtained after chromatography. After chromatography is called as chromatogram. Is called as chromatogram. Clear? थोड़ा सा ये टेक्निक हाई फाई है, ये ज्यादातर हायर स्टडीज में करना होता है, एमएससी वगैरह में या बीएससी में भी कराया जाएगा, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता दूंगा ये क्रोमेटोग्राफी है क्या. आर यू डन विद दिस? No, sir. क्या आप प्लांट लीव्स का कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है या 4 पिगमेंट की वजह से? 4 पिगमेंट. जरा नाम बता दो वो 4 पिगमेंट का. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन. वेरी गुड. है, अभी मैं आपको बता दूंगा इनका कलर कैसा रहता है. आप लोग बता देना मुझे जब हो जाएगा ये. आप लोगों को बस मेहनत करना है, और देखो मेहनत से कितना अच्छा होगा आपके लाइफ में. अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे तो फिर लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा अच्छा होगा. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? हाँ सर. तो अब देख लो बच्चों, हम लोगों के पास क्या रहता है कि एक चैम्बर रहता है, और वो चैम्बर जो है, देखो एक चैम्बर रहता है हम लोग के पास बच्चों. इस चैम्बर में हम लोग लिक्विड रखते हैं, और सपोज इस चैम्बर में हमने फिल किया इतना लिक्विड. तो अब हम लोग क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या लेते हैं, एक पेपर लेते हैं. तो मान लेंगे कि ये मेरे पास पेपर है, और ये मैंने इस क्रोमेटोग्राफी में, अब हम इस पेपर को पूरा डुबाते नहीं है इसमें, तो इसको हम टेप से ऊपर बांधते हैं, और टेप से बांध के ना, और इसका लगभग 2 सेंटीमीटर हम लोग
रखते हैं इस पानी में डुबा के। जरा बच्चों बता दो मुझे, अगर मैंने ये पेपर जो है सूखा पेपर लाया और इस सूखे पेपर को मैंने इसका एक नीचे हिस्सा 2 सेंटीमीटर हिस्सा मैंने रख दिया पानी में, क्या ये ऊपर वाला हिस्सा आप बता दो, क्या ये अब सूखा ही रहेगा या धीरे धीरे ये भी गीला होता जाएगा? अब सोच समझ के बता देना। मैंने लिक्विड रखा है नीचे और इस लिक्विड में मैंने पेपर डाल दिया, लेकिन पेपर पूरा नहीं डुबा दिया, पेपर का नीचे वाला हिस्सा डुबा दिया, क्या वो पेपर ऊपर वाला गीला ही रहेगा या वो पानी ऊपर भी आ सकता है? पानी ऊपर भी आ सकता ऊपर आ है। सकता है। और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी, धीरे धीरे वो पेपर को यूज करेगा, वो पानी ऊपर ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे हो सकता है यहाँ तक गीला हो जाए, हो सकता है यहाँ तक गीला हो जाए, हो सकता है यहाँ तक गीला हो जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक प्लांट लीफ लिया था और प्लांट लीफ से हमने पिगमेंट का जो है सेपरेशन किया था। तो वो पिगमेंट का जो ड्रॉप है, वो सॉल्यूशन का ड्रॉप एक तो हमने इधर डाला और वो सॉल्यूशन का ड्रॉप हमने एक इधर डाला और सपोज हमने सॉल्यूशन का ड्रॉप इधर डाला। और जब हमने ये पेपर है जिसपे अब ये सूख गया है ये 3 ड्रॉप, और अब हमने देखना है कि जो ये ड्रॉप हमने प्लांट के लीफ से लिया उसको तोड़ के, तो देखना है कि इस ड्रॉप में अब क्या कितने बैंड मिलेंगे। तो जब ये पानी नीचे से जाएगा ना पेपर के सहारे, और ये उन पिगमेंट को अपने अपने साथ खींचेगा और ये पेपर नहीं जाने देगा लेकिन लिक्विड ऊपर ले जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, जब ये सेपरेशन होगा तो हमें देखा कि एक कुछ हिस्सा इधर रुक गया, एक कुछ हिस्सा इधर रुक गया, एक हिस्सा कुछ इधर रुक गया, एक हिस्सा कुछ इधर गया, और सेम इसमें भी आया, यहाँ में, यहाँ में, यहाँ में, यहाँ में, और फिर जाके सेम इधर में आया, इधर में, ये। तो अब हमने इन साइंटिस्टों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इस ड्रॉप में 4 तरह के कंपाउंड थे और वो 4 तरह के कंपाउंड जो हैं वो अलग अलग हो गए अब एक दूसरे से। और इस टेक्निक को, जहां में इस ड्रॉप में 4 मॉलिक्यूल थे, लेकिन जो ही हमने उसको पेपर में डाल दिया और सुखाया और फिर इस लिक्विड, उस लिक्विड ने उन कंपाउंड के साथ अलग अलग दोस्तानी की। सपोज ये वाले ने पानी को कहा कि बस मैं तुम्हारे साथ यहीं तक जाना चाहता हूँ, अब मैं पेपर के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन जो ये दूसरा वाला कंपाउंड है, इसने कहा पानी को मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक जाऊंगा लेकिन अब मैं इस पेपर के साथ रहूंगा। और फिर तीसरे वाले कंपाउंड ने कहा तुम पानी को तुम मुझे और आगे ले जाओ, और लेकिन यहाँ कहा कि बस मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अब पेपर के साथ रहना चाहता हूँ। फिर एक और कंपाउंड था, उसने कहा पानी को तुम और भी ले जा सकते हो मुझे आगे, और यहाँ तक रोक दिया और फिर कहा कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं हूँ, मैं अब पेपर के साथ अपना दोस्ती रख लूंगा। तो अब इस ड्रॉप में 4 तरह के कंपाउंड थे और वो 4 तरह के कंपाउंड सेपरेट हुआ। अब जो ये पिक्चर मिला हमें, जरा बच्चों क्या कहेंगे इस पिक्चर को जो हमें इस क्रोमेटोग्राफी के समय मिला? व्हाट इज दिस पिक्चर कॉल्ड एज? क्रोमेटोग्राफी। तो अब इस पेपर को निकालेंगे बाहर, उसमें थोड़ा सा स्प्रे करना होता है और वहां फिर उन कंपाउंड का अपना अपना कलर आएगा। तो ये जो 4 तरह के यहाँ पे ये निकल गए, और बच्चों ये 4 तरह के जरा बता दो मुझे क्या होंगे? But these are here plant leaf pigments, और जो आप सेपरेट हो गए, और जो इस ड्रॉप में थे और इस मोबाइल फेज की वजह से और इस पेपर की वजह से। और ये जो पेपर होता है वो ये होता है सेलुलोज का बना। अब बताओ कौन सा, और इस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसमें? सो यहाँ पे लिख के रख लेना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर chromatography is used for separation of plant pigments. और यहाँ में इस फिगर का नाम देना पेपर chromatography।
और यही पेपर पे माइग्रेट करेगा, उसी पेपर को निकालेंगे, फिर स्प्रे करेंगे, वहां हमें कलर आएगा, और वो कलर जब मिलेगा हमें 4 कंपाउंड का, उसको क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। और दैट मीन्स यही सेलुलोजिक पेपर ही फिर उसी का फोटो लिया जाएगा और फिर इससे बनेगा हमें क्रोमेटोग्राफ। और बहुत सारा क्रोमेटोग्राफी होता है। एक होता है ये वाला जो आपको मैंने बताया पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो फिलहाल आप लोग को वो कोई लेना देना नहीं है, बस ये याद रख लेना कि पेपर यूज किया जाता है यहाँ में टू सेपरेट द कलर कंपाउंड। बच्चों क्या कहते हैं उस टेक्निक को जो हमें कलर्ड कंपाउंड का सेपरेट करके देता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हाँ, और लेकिन जो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज किया वो कौन सा क्रोमेटोग्राफी है? पेपर। पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ में जस्ट हमने एक पेपर यूज किया। सो ये था रिगार्डिंग कि कौन से पिगमेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, कितने तरह के पिगमेंट्स होंगे जो कलर देते हैं इसको। तो अब हम लिख लेना वहां में टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। Types of pigments involved in photosynthesis. आप लोगों ने हेडिंग क्या डाला था उधर? हाँ, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो देखा 4 नंबर है तो कलर के लिए, और यहाँ पे लिख लेना अब फोटोसिंथेसिस में वो टाइप क्या क्या है। तो बच्चों टाइप में जो है 3 तरह का होता है, एक क्लोरोफिल होता है, एक होता है कैरोटीनॉइड और एक होता है फाइकोबिलेंस। सो इसमें लिख लेना आप 3 टाइप्स ऑफ pigments are involved in photosynthesis. मम्मा को पानी, बाबा के लिए वाटर, मामा को सच। और इसमें आप लोग पहला लिख लेना क्लोरोफिल, और बच्चों दूसरा वाला जो है ये याद रख लेना कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा लिख लेना फाइकोबिलेंस। हमें पहले 4 पिगमेंट मिले थे जो प्लांट लीफ को कलर देते हैं, लेकिन बच्चों कितना तरह का पिगमेंट यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? 3 3 तरह तरह का। का। तो एक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, दूसरे को क्या कहता है? कैरोटीनॉइड, और तीसरे को कैरोटीनॉइड्स। क्या कहता है? फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस। हो गया ये? Are you done with this? Yes. हाँ, तो इसमें से अब पहला वाला लिख लेना आप, और पहला वाला लिख लेना क्लोरोफिल्स। सो इसमें लिख लेना they are green color pigments. They are green color pigments that are present
present inside chloroplast. बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। तो ये याद रख लेना, ये बेसिकली लिपिड होता है इनका नेचर, और इसीलिए ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में और सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। देखो दे आर लिपिड इन नेचर and are thus non-polar, और यह ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। They are lipid in nature and are thus non-polar या हाइड्रोफोबिक या वाटर हीटिंग। अब बता दो आप लोग मुझे, अगर ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे? insoluble. वेरी गुड। दे आर insoluble in polar solvents। और बच्चों पोलर सॉल्वेंट का जैसे एग्जांपल है वाटर, and soluble non-polar organic solvents। और जैसे एसीटोन है बच्चों, जैसे क्लोरोफॉर्म है, और या जैसे आप ईथर भी लिख सकते हैं। या आपको बायोमोलिक्यूल में भी काम आएगा ये पॉइंट, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में भी आपको लिपिड पढ़ना है और लिपिड में भी सेम ही पॉइंट आएगा। अब बता दो लिपिड क्या पोलर होंगे या लिपिड नॉन पोलर होंगे? बच्चों लिपिड आप पोलर Non-polar. होंगे या नॉन पोलर? नॉन पोलर, बिकॉज ये क्लोरोफिल क्या है, लिपिड इन नेचर। तो आपको बायोमोलिक्यूल में लिपिड पढ़ना है तो ये वाला पॉइंट आपको उधर भी काम आएगा। तो लिपिड भी पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें वो सॉल्युबल होगा। अगर आप तेल या ऑयल जिसे हम कहते हैं अगर पानी में डालेंगे वो कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऑयल को डालेंगे क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, ईथर में, और वो वहां में सॉल्युबल हो जाता है। ये यहाँ में ईथर है। और अब आप लोग लिख लेना, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला वाला टाइप जो है इसका आप लोग लिख लेना क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए याद रख लेना ये ब्लूइश ग्रीन होता है या ब्राइट ग्रीन इन कलर होता है। सो लिखो इट इज ब्लूइश ग्रीन, और बच्चों या तो ये ब्राइट ग्रीन होता है। इट इज ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन प्लांट पिगमेंट। सो इसका याद रख लेना ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। सो देखो इट इज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। It is universal photosynthetic present that is present in all photosynthetic organisms।
लेकिन एक तरह का बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया, और उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये लगभग यूनिवर्सल है, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सब में होगा, लेकिन इस यू बैक्टीरिया के अलावा एक्सेप्शन होके बाकी सब में प्रेजेंट है। Are you done with this? नहीं सर। No. तो यहाँ में आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इट इज मोस्ट अबंडेंट। इट इज मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे ज्यादा है ये, अबंडेंट है। जितने भी पिगमेंट ऊपर मैंने बताए उनमें से सबसे ज्यादा जिसका कंसंट्रेशन होगा वो होगा क्लोरोफिल ए का। सर यस। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड क्या है? हाँ, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। फैट सॉल्युबल का सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। Soluble keratin head. They are lipid in nature and are thus they are insoluble in polar solvent, for example water, and soluble in non-polar organic solvent like acetone chloroform. कोई बच्चा समझ पा रहा है ये क्या कह रहा है? ये दरवाजा बंद थोड़ा। यस सर। जरा क्या कह रहा था ये? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड क्या है? फैट सॉल्युबल का रिटन हेड। रिटन हेड में समझ नहीं पा रहा हूँ। दे आर फैट सॉल्युबल कहाँ लिखा है मैंने? They are green, they are present inside, they are lipid in nature and are thus non-polar hydrophobic. They are insoluble in polar solvent, for example water, and soluble in non-polar organisms like acetone chloroform. There are following type. It is bluish green pigment. It is universal photosynthetic. तो कहाँ मैंने फैट soluble लिखा है? सोहेल आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपको। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड है क्या? soluble का क्या? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड है क्या? फैट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने पढ़ा था फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जो दूसरा वर्ड आप कह रहे हैं ना वो फैट सॉल्युबल के साथ, वो मैं समझ पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं रिटन हेड, तो रिटन हेड का मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ रिटन हेड का मतलब क्या है। ओके ओके। आप जरा टाइप करके भेज दो, टाइप करके क्या कह रहे हैं आप, ये टाइप कर दो। टाइप कर दो और मैं तब समझ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ फैट सॉल्युबल रिटन हेड, ऐसे मैं आपका समझ पा रहा हूँ। फैट सॉल्युबल रिटन हेड, सॉल्युबल। अच्छा, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड, तो ये भी तो मैंने अभी कहा था ना आपको। ये वाला जो है जरा आप यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या कहा? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल क्या है? सॉल्युबल इन फैट, और ये कैरोटीनॉइड भी नॉन पोलर होता है। अब बता दो मुझे, अगर कैरोटीनॉइड भी नॉन पोलर होंगे तो किसमें ये सॉल्युबल होगा? फैट में होगा या सॉल्युबल या नहीं होगा? यस सर। होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैरोटीनॉइड भी फैट सॉल्युबल होता है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। कैरोटीनॉइड भी इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, और क्लोरोफिल जैसे इनसॉल्युबल इन वाटर है। यस सर। हाँ, ये हो गया ये वाला पेज। चलो अब इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना,
It is primary photosynthetic pigment. It is primary photosynthetic pigment that forms reaction center in the light harvesting complex जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम लोग शॉर्टली LHC कहते हैं. In the light, it is primary photosynthetic pigment that forms reaction center in the light harvesting complex. In the light harvesting complex of light reaction. आप लोगों को कहा था मैंने फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन. तो बच्चों लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन सेंटर है और वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है. तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक मेन एक प्राइमरी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. और इसको भी और ये रिएक्शन सेंटर का काम क्या होता है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का और क्या पार्ट्स होता है ये भी आप समझेंगे जब मैं आप लोगों को लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा. तो फिलहाल याद रख लेना लाइट जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में पिगमेंट मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उन पिगमेंट मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो मेन प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है. तो इसीलिए उस क्लोरोफिल ए को हम लोग ऑल्सो कहते हैं रिएक्शन सेंटर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. तो बच्चों ये ग्लाइसिन याद रख लेना, ये एक अमाइनो एसिड है. ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. क्या आप लोगों ने कहीं पे सक्सिनाइल कोएंजाइम का नाम सुना था? रेस्पिरेशन में कहीं बताया था मैंने ये? हाँ यस सर. जरा कहा मैं? हाँ क्रेब्स साइकिल में. वेरी गुड. हाँ क्रेब्स साइकिल में जब अल्फा कीटोग्लूटारेट आया था और उसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस आया था और वो उसने कन्वर्ट किया था सक्सिनाइल कोएंजाइम में. और फिर मैंने जब एम्फिफोलिक नेचर आप बताया था आपको रेस्पिरेशन का, उधर में भी बताया था द सक्सिनाइल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. तो एक ग्लाइसिन और एक सक्सिनाइल कोएंजाइम है और ये यूज होता है इस क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इन एंजियोस्पर्म्स जो लाइट बड़ा जरूरी है. लाइट इज कंपल्सरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ए. तो बच्चों अगर मैं आपको ये स्टेप्स गिनवा लूं यहाँ पे, ये स्टेप्स आप ऐसे रख सकते हैं कि ग्लाइसिन जो है और उसके साथ मिल जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिलके यहाँ में एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है. कम से कम 30-35 स्टेप यूज होते हैं इसमें, और ये जाके बनेगा एक प्रोटोक्लोरोफिल इधर.
प्रोटोक्लोरोफिल। और बच्चों इस प्रोटोक्लोरोफिल को हम लोग ऑल्सो कहते हैं प्रोटोक्लोरोफाइट, प्रोटोक्लोरोफाइलाइट। और इसी प्रोटोक्लोरोफाइलाइट पे अब लाइट का आना बहुत जरूरी है, और प्लस 2 प्रोटॉन का 2 हाइड्रोजन का जरूरत है, और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोफिल ए। अब बताओ मुझे कौन सा अमीनो एसिड फिलहाल यूज होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए? जरा कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है। और कौन सा क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट यूज होता है ग्लाइसिन ये सिंथेसिस के लिए? सक्सिन एल्कोएंजाइम। सक्सिन एल्कोएंजाइम। और यहाँ पे लिख लेना आप ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और बच्चों ये भी एक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड इज आल्सो, या ग्लूटामिक एसिड इज अ अमीनो एसिड, amino acid that is also used, in the synthesis of chlorophyll A. Clear? और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट लिख लेना, द molecular formula of chlorophyll A is C55H72O5N4 और मैग्नीशियम। अब याद रख लेना 55 कार्बन एटम होते हैं इसमें, 72 हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं और मैग्नीशियम 1 होता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए? C55H72O5N4 Mg। mg होगा, mg मतलब मैग्नीशियम होगा, तो C55H72O5N4 मैग्नीशियम। तो अब ये कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? चलो आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहो, और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। शुड आई एंड द मीटिंग? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है।